नमस्कार। दिस इज अगेन नितिन कन्वर। सर आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 25 नहीं, आज डिस्कस करेंगे 1961। एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है आफ्टर पासिंग ऑफ फाइनेंस एक्ट 2026। जो 1961 के अंदर इशू हुआ है, जो आज तक किसी ने कैप्चर नहीं किया। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको 10 से 12 मिनट में ये चीज समझाऊंगा। लेट मी अलाउ टू स्टार्ट माई पीपीटी फर्स्ट। मैं पीपीटी स्टार्ट करता हूँ, फिर हम आएंगे इस इशू। सर आज हमारा इशू है, टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2026, इनकम टैक्स 1961 पे। आज हम बात नहीं करेंगे 2025 की एक्ट की। आज हम बात करेंगे सर 1961 एक्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ा इनकम टैक्स एक्ट 2026 का। मैं सारे प्रोविजंस की बात नहीं करूंगा, एक ऐसे प्रोविजन की बात करूंगा जहां पे आपको लगेगा कि सर जो मैं रिटर्न भर रहा हूं वो सही भर रहा हूं नहीं भर रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर मैं बोलूं दूसरे वर्ड्स में, क्या डज द चार्ज फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 फेल? क्या 26-27 चार्ज का असेसमेंट ईयर का सर चार्ज है? चार्ज कहीं फेल तो नहीं हो गया? तो इसको समझने के लिए सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सर देखिए, मैं पहले फाइनेंस एक्ट 2026, जो 26-27 फाइनेंस एक्ट 2026 है, उस पर लेके जाता हूं। तो नोट कीजिएगा, सेक्शन 1 to A ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2026 वो ये बोलता था, सेक्शन 2 से देखिए, मैंने जो कलर किया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जो कलर किया उसी पे इंपैक्ट डालना है, बाकी चीजें नहीं पढ़नी है हमें। सेक्शन 2 से लेकर 113 और क्लॉज बी 136-140 शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2026। तो ये सारे सेक्शन 1 अप्रैल 2026 होंगे। और प्लीज नोट करिए, जो सारे सेक्शन में बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे सेक्शन 1961 एक्ट के हैं। अब सेक्शन 2 ऑफ फाइनेंस एक्ट क्या बोलता है, मैं सेक्शन 2(1) बोल के दिखा रहा हूं आपको क्या बोल रहा है। देखिए वो ये बोल रहा है, ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 2, 3, 4 और 5 फॉर द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल 2026, income tax shall be charged under the provision of Income Tax Act at the rate specified in Part 1A of first schedule, or such tax can be increased by the surcharge and by the union as the case may be. तो क्वेश्चन वाज व्हाट यू वांट टू से, कि भैया ये जो असेसमेंट ये 26-27 से शुरू हो रहा है ना, जो इनकम टैक्स चार्ज होगा वो रेट स्पेसिफाइड होगा Part 1A ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। अब आप बोलोगे यार ये तो सबको पता है, ये हर साल होता है, इसमें फर्क क्या है सर? सब फर्क है यहां पर। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर 1961 के एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई, वहां पे मेजर अमेंडमेंट्स 1/3/2026 से थी। और जबकि मैंने दिखाया सेक्शन 2 से लेकर 113 और कुछ सेक्शन थे जहां पे अमेंडमेंट 1/4/2026 से हुई। आप बोलोगे यार फाइनेंस रेट का रेट है तो ऑफिस बात है 126 से ही होगा, इंपैक्ट क्या पड़ा? समझिए सर। फिर मैं बताऊंगा सर आपको, देखेंगे डजन ऑफ अमेंडमेंट ऐसी थी जो रेट्रोस्पेक्टिव है। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे, पर मैं जस्ट मेंशन कर रहा हूं, चाहे वो 147A हो, चाहे 292BC हो, 292BA हो, या फिर आपका 144C वाले, ऐसे डजन ऑफ अमेंडमेंट्स थी विच वॉज मेड रेट्रोस्पेक्टिव। कोई 2007 से, कोई 2009 से, कोई 2021 से, कोई 2019 से, इस तरह की अमेंडमेंट करी। पर ये जो सेक्शन 2 वाली जो अमेंडमेंट थी, ये इन्होंने अमेंडमेंट करी 1/4/2026 से। अब बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग, पहले थोड़ा सा 2025 के एक्ट पे आते हैं, फिर बताऊंगा व्हाट इज द रीजन। 2025 का जो एक्ट है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, वो क्या बोल रहा है, द सेम एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल कम इनटू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2026। तो 1 अप्रैल 2026 को, मतलब 31 मार्च रात के 12 बजे, सर 1961 एक्ट, जो ये 536 एक्ट 1 ये बोलता है कि इज हेयर बाय रिपील्ड। 536 क्या बोलता है, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर इज हेयर बाय रिपील्ड। और वेयर एज 2025 के एक्ट के लिए सर सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 बोलता है इट हैज कम इनटू फोर्स, मतलब 12:01 पे जब 1 अप्रैल 2026 आया, तो ऐसे केस में दो काम हुए। पहला, सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने जन्म ले लिया, और वेर एज सर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो रिपील्ड हो गया, मतलब उस पर अब काम नहीं हो सकता, सब्जेक्ट टू रिपील एंड सेविंग क्लॉज हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मैं सेक्शन 4 ऑफ द फाइनेंस एक्ट पढ़ूं 2025, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ूं, तो अंडरस्टैंड नहीं बोलता फॉरेन टैक्स ईयर, इसका मतलब जो टैक्स ईयर 1/4/2025 के बाद शुरू हुआ। तो मतलब व्हाट आई वांट टू से, जो नए वाला सेक्शन 4 है, जो मेन चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब इनकम कंसलेट होगी फ्रॉम 1/4/2025। इसका मतलब जो इनकम आपकी, सॉरी 1/4/26 से, तो जो इनकम कंसलेट हो रही है 1/4/25 के बाद, उसके लिए क्या है सर, अंडरस्टैंड दिस थिंग सर, वो है सेक्शन 4 ओल्ड 1961 का। तो क्या बोलता है, और अभी हमने आपको देखा होगा, हमने पिछली सीरीज, दो सीरीज के अंदर से पहले हमने सेक्शन 4 पे डिस्कस किया कि सेक्शन 4 काम क्या करता है। तो अगर आप सेक्शन 4 को ध्यान से देखें, और एक गंगा शरण का जजमेंट था एपेक्स कोर्ट का, किसी भी फिजिकल लॉ को अगर पढ़ना है कि भैया फिजिकल लॉ में क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए किसी भी चार्जिंग सेक्शन के अंदर, तो ये चार एट्रीब्यूटर्स हैं।
तो जहां पे मैंने टोटल इनकम लिखा है, मैंने इनकम टैक्स के हिसाब से समझाया, ये समझिए सर नेचर, व्हाट इज द नेचर, जिस नेचर ऑफ, नेचर क्या है, जिस अमाउंट, जिस चीज पे आप टैक्सेबल कर रहे हो। जैसे मैं जीएसटी की बात करूं, सप्लाई, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो टोटल इनकम, दूसरा किस व्यक्ति के हाथ में है, मुझे ये नहीं पता ये टोटल इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी कि आपके पड़ोसी के हाथ में होगी, तो मुझे ये नहीं पता, सॉरी, मैं टैक्सेबल नहीं कर पाऊंगा। इट हैज टू बी पर्सन स्पेसिफिक। तीसरा, देयर हैज टू बी वैल्यूएशन, किस अमाउंट पे करना है। लेट अस से मैंने कोई चीज आपको दी, पर जिस चीज को, लेट अस से मैंने आपकी तारीफ करी, अगर मैंने आपको आपकी तारीफ करी, तो ऐसे केस में क्या आप उसे मनी टर्म्स में वैल्यूएशन कर सकते हो? टू बी आंसर इज नो। तो इसका ना वैल्यूएशन फेल हो गया। तो व्हाट आई वांट टू से, सर ना केवल नेचर, सर पर्सन, फिर साथ के साथ वैल्यूएशन इन मनी टर्म्स। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, टैक्स रेट। और अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैंने दो, एक को लाल किए एक हरा किए, मैं समझाऊंगा इसका क्या इंपैक्ट है। तो हमारा फोकस रहेगा रेट पे। द रेट एनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी हमने देखा, जो रेट एनेक्टेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो एप्लीकेबल है 1/4/2026 से। और अभी हमने डिस्कस किया कि सर जो ओल्ड लॉ था, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओल्ड लॉ था वो 1961, वो 31 मार्च 2026 को सर खत्म हो गया था, रिपील हो गया था सर। तो क्वेश्चन उठता है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये चारों चीजें कब आपके पास होनी चाहिए? अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेक्शन 4 जो चार्जिंग सेक्शन है, ये चारों चीजें आपके पास एक डेट पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, पहले क्या होता था, मैं 2024-25 प्रीवियस ईयर की बात करता हूं, तो 24-25 में ये तीनों होते थे, टोटल इनकम, पर्सन वैल्यूएशन। आप जब 1/4/25 में नए, जब असेसमेंट ईयर में आते थे 25-26 के अंदर, तो रेट लिखा होता था असेसमेंट ईयर के अंदर, ये चारों के चारों का समागम हो जाता था, तो ऐसे केस में टैक्सेबिलिटी हो जाती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पे आई है सर? जो ये पहले तीन है, ये 31 मार्च को तो है, पर 1/4/2026 को नहीं है, और 1/4/26 को चौथा तो है, पर पहले तीन नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूं सर, 24-25 प्रीवियस के लिए, 25-26 असेसमेंट ईयर के अंदर ये चारों का समागम सर 1 अप्रैल को हो जाता था। पर क्योंकि लॉ में चेंज आया है, अब नया लॉ आ गया है, तो ऐसे केस में दिक्कत कहां पे आ रही है कि जो पहले तीन है, नेचर मतलब टोटल इनकम, पर्सन, और वैल्यूएशन इन मनी टर्म्स, दीज आर अवेलेबल ऑन 31 मार्च 2026। बट सर ये तीनों के तीनों 1/4/26 में इसलिए नहीं है बिकॉज सेक्शन 4 ऑफ 1961 एक्ट को आप नहीं पढ़ सकते सर 1/4/26 के बाद। अवेयर एज, अगर मैं रेट की बात करूं, रेट तो है 1/4/26 के बाद, 1/4/26 में, पर ये तीनों चीजें अवेलेबल है। तो व्हाट आई वांट टू से, सर ये एक नई डिकोटमी हो गई है कि ऐसे केस के अंदर इन चारों का समागम हो ही नहीं पा रहा है। तो क्वेश्चन उठता है कि भैया ऐसे केस में क्या चार्ज फेल हो गया है? पॉसिबिलिटी है सर, कुछ लोग बोलेंगे कि देखो सेक्शन 294 ओल्ड एक्ट के अंदर था, जो बोलता था भैया अगर किसी भी केस के अंदर कोई सेंट्रल एक्ट के अंदर प्रोविजन को ठीक करना है जो प्रीसीडिंग ईयर है, तो उसको आप फॉलो कर लें। आपको याद होगा सर कि लेटर से, मैं याद कराता हूं, सर 2014, 19 और 24 जब इलेक्शंस हुए थे, तो आपको याद होगा सर 2014 से पहले, जब पहली वाली गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक जो पहला वाला जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था, और बीच में बजट दोबारा करीबन जुलाई अगस्त में आया, सेम 19 में हुआ, और सेम बात आपकी सर आपकी 2024 में हुई। तो होता क्या है सर, ये 2 महीने के अंदर, ये 1.5-2 महीने जब आपका फाइनल बजट आना है, तो ऑफिस बात है उस केस के अंदर सर ट्रांजेक्शन तो होगी। जब ट्रांजेक्शन होगी तो ऐसे केस के अंदर सर हम रेट कौन सा पढ़ेंगे, क्योंकि रेट तो दिए ही नहीं है। तो ऐसे केस में वो बोलता है भैया अगर कोई रेट नहीं है तो पिछले वाले फाइनेंस एक्ट से उठा लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि हमारे किसी क्लाइंट ने एक नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करी, मैं 5 जुलाई 2019, मैं 19 की बात कर रहा हूं, और सारी ट्रांजेक्शन 30 जून 2019 से पहले पहले हो गई। अब बजट आया 5 जुलाई 2019 को, जहां पे नॉन रेजिडेंट पे सरचार्ज 15% से 37% कर दिया गया। अब डिपार्टमेंट ने हमको ये बोला कि सर प्लीज आप 70% टैक्स दें। मैंने कहा सर जिस टाइम पे मैंने ट्रांजेक्शन एंटर करी है उस टाइम पे सरचार्ज तो था ही नहीं। मुझे सपने में थोड़ा आ रहा है कि 5 जुलाई को आप सरचार्ज इंक्रीज कर देंगे। फिर सेक्शन 294 क्या कहता है? सेक्शन 294 ये कहता है कि जिस साल में जिस टाइम पे आप कर रहे हो, अगर उस टाइम पे अगर फाइनेंस की रेट नहीं है तो पिछले वाले फाइनेंस को उठा ले। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या मैं सेक्शन 294 को अब मैं 1/4/26 को पढ़ पाऊंगा? आंसर इज नो, बिकॉज 1/4/26 को तो 1961 एक्ट तो रिपील्ड हो चुका है, तो 294 की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। लेट अस कम टू 298। 298 क्या बोलता है कि भैया आपके पास सीबीडी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कोई डिफिकल्टी दूर करने के लिए। अंडरस्टैंड, 298 में सेम इशू आएगा, क्योंकि सेक्शन 298 1961 एक्ट का पार्ट है,
और 1961 एक्ट ऑलरेडी रिपील्ड हो गया है, तो ऐसे केस के अंदर मैं 298 भी नहीं पढ़ पाऊंगा। अब पॉसिबिलिटी है कि सर कोई व्यक्ति बोलेगा यार 535 एक तो है, जैसे 298 था, 535 एक सेक्शन बना दिया है। तो अंडरस्टैंड इसको, लाइन को ध्यान से देखिए, जो नए एक्ट के 2025 लॉ के अंदर वो क्या बोलता है, इफ एनी डिफिकल्टी एराइजेस इन गिव टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की बात कर रहा है, कौन सा, जो 2025 का एक्ट है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, और दैट टू डिफिकल्टी, ये डिफिकल्टी नहीं है पहली बात, और इस एक्ट की बात कर रहे हैं, इस एक्ट का मतलब जो आपका सर एक्ट 2025 का एक्ट है उसकी बात कर रहा है, ये डेसिजन एक्ट की बात नहीं कर रहा। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, सर वो पावर भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब पॉसिबिलिटी है समबडी विल से कि सर 536 दोषी तो है, पर 536 तब बात करता है, इट ओनली डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ रिपील्ड एक्ट। कि लेटर से नोट मेरा साल पुराना है, नोटिस कौन सा आएगा, नए नए में आएगा कि पुराने में आएगा, अगर साल पुराना है पेनल्टी लगेगी पुराने के हिसाब से कि नए एक्ट के हिसाब से, वो समझाता है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, सर कोई चीज हेल्प नहीं कर पाएगी। अब आप क्वेश्चन बोलेंगे कि यार नितिन ये तो अमेंडमेंट कर देंगे, रेट्रोस्पेक्टिव, गवर्नमेंट की आदत है। तो प्लीज नोट करें, जजमेंट आपको दिखा रहा हूं, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस त्रिपुरा कंस्ट्रक्शन। सर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 101 अमेंडमेंट के बाद एनी अमेंडमेंट टू रिपील दैट लॉ, क्योंकि इनकम टैक्स 1961 रिपील हो गया है, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसे केस में आप अमेंडमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पर्सनल मानना क्या है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, चाहो आता है एक्चुअली इनको क्या करना चाहिए था, आप समझिए। हम्म। जहां पे तो रेट आपको फिनेंस एक्ट द्वारा जो असेसमेंट ईयर में रेट पढ़ने हैं वहां दिक्कत आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, रेट दो तरह के होते हैं, बहुत समझाता हूं। कुछ रेट स्पेसिफाइड है आपके इनकम टैक्स एक्ट में, जैसे 115 बीबीई, 115 बीबीएच, 115 बीबीसी, 115 बीबीआई, या फिर मैं बात करूं 111, 112 ए, 111 ए। मैं जब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करता हूं जहां पे रेट स्पेसिफाइड एक्ट के अंदर है, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं सेक्शन 4 की बात करता हूं। तो ये चारों चीजें 31 मार्च को ही मिल जाती है जहां पे एक्ट प्रोवाइडेड है। जैसे मैं 115 बीएससी की बात करता हूं, तो अंडरस्टैंड 115 बीएससी का जो रेट है, जो अगर मैं नई रिजाइम में हूं तो रेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट इटसेल्फ है। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं ओल्डर रिजाइम में हूं, या फिर मैंने 115 बी डबल ए या फिर 115 बी ए बी को मैंने, अगर मैं कंपनी हूं तो मैंने अगर उसे ऑप्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में मुझे असेसमेंट ईयर के रेट असेसमेंट ईयर वाले जो फाइनेंस वाले रेट देखने पड़ेंगे। दिक्कत सिर्फ वहां पे आएगी जहां पे मैं बिजनेस इनकम है, मैं ओल्ड रिजाइम में हूं, और मुझे सर असेसमेंट ईयर के जो फाइनेंस के रेट है वो रेट उठाने हैं, वहां पे समागम में दिक्कत है। तो वहां पे अंडरस्टैंड दिस थिंग, नाउ दिस चार्ज इज गोइंग टू फेल। तो आप बोलना सॉल्यूशन क्या था सर, सॉल्यूशन ये था कि सेक्शन 2 की एप्लीकेबिलिटी 31 मार्च को करनी चाहिए थी इनको। इन स्पाइट ऑफ डूइंग होम एक चार्ज 2026, दे वुड हैव डन इट ऑन 31 ऑफ मार्च इटसेल्फ। तो ऐसे केस में जो रेट्स एनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसका उसके वजह से भी चार्ज फेल नहीं होता, क्योंकि अब ये एप्लीकेबल 126 को, जहां पे ये तीनों चीजें मिल नहीं पा रही हैं, मतलब ये तीनों चीजें रेट के साथ मिल नहीं पा रही हैं, तो ऐसे केस में सर चार्ज आपका फेल हो गया है। तो सर इसको ध्यान से समझे। अब आप बोलोगे सर क्या मुझे टैक्स जमा नहीं कराना, सर टैक्स जमा कराना है, बट आई वांट टू से जहां पे फंस जाए वहां पे ये लीगल अंडरस्टैंडिंग आपके काम आएगी। और इनकम टैक्स के फिनेंस एक्ट को कैसे पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट को कैसे पढ़ना है, वो समझने में ये आपकी मदद करेगा। आपको ये पर्टिकुलर इशू कैसा लगा प्लीज बताइएगा, कोई कमेंट हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक्स अलॉट सर, ध्यान रखें अपना प्लीज।